एक ऐसा टाउन जहां घुसना तो आसान है लेकिन बाहर निकलना नामुमकिन, क्योंकि उस टाउन की हर रोड घुमा फिराकर हर किसी को वापस उसी जगह ले आती है। और जैसे ही रात होती है पूरे टाउन में काली मौत चारों तरफ छा जाती है। रात को गलती से दरवाजा खोलना मतलब मौत को खुद दावत देने जैसा है। प्लीज दरवाजा खोलो। आखिर इस टाउन का राज क्या है? तो कहानी की शुरुआत होती है जब हमें एक अजीब और खामोश सा टाउन दिखाया जाता है। इस टाउन की गलियों में बॉयड नाम का एक आदमी हाथ में घंटी लिए घूम रहा होता है। बॉयड उस घंटी को लगातार जोर जोर से बजा रहा होता है। जैसे ही उस घंटी की आवाज पूरे टाउन में गूंजती है, पूरे टाउन में हर शख्स तुरंत समझ गया कि अब सब कुछ छोड़कर अपने घर के अंदर जाना होगा। दरअसल यह कोई आम घंटी नहीं थी। इसकी आवाज इस बात की निशानी थी कि कुछ ही देर में एक बहुत ही खतरनाक रात शुरू होने वाली है। इसी वजह से जो लोग जहाँ भी थे उन्होंने बिना वक्त गंवाए अपने सब काम छोड़े और जल्दी से अपने घरों की तरफ निकल पड़े। वहीं हम टाउन के हॉस्पिटल में मौजूद कुछ लोगों को देखते हैं। वहाँ भी घंटी की आवाज सुनाई दे चुकी होती है। हॉस्पिटल के अंदर केनी नाम का लड़का अपने पिता के साथ चेस खेल रहा होता है। इसी बीच वहाँ क्रिस्टी आती है। उसने आते ही उनसे कहा कि घंटी बज चुकी है, अब सबको अपने अपने घर वापस जाना होगा। सब लोगों के जाने के बाद क्रिस्टी ने हॉस्पिटल के अंदर आते ही दीवार पर लगा एक अजीब सा पत्थर ठीक कर दिया और फिर जल्दी से खुद भी बेसमेंट में चली जाती है। इसके बाद हमें एक बार दिखाया गया जहां एक आदमी फ्रैंक नशे की हालत में पड़ा था। बार का मालिक उसे बार बार यही कहता रहा, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी और वहीं पर धुत पड़ा रहा। जब वो आदमी नहीं उठा तब बार के मालिक ने जल्दी से बार की सब खिड़कियां और दरवाजे कस के मजबूती से बंद कर दिए। फिर उसने दीवार पर लगा वही अजीब सा पत्थर भी ठीक कर दिया। वहीं फ्रैंक की पत्नी अपनी बेटी जेना के साथ घर में उसके लौटने का इंतजार कर रही होती है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब उसे फ्रैंक का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं दिखा तब उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। उधर जेना अपने कमरे में अपनी माँ के आने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक खिड़की के बाहर से एक औरत की आवाज गूंज उठी। जेना जैसे ही खिड़की खोलने लगी उसकी माँ वहां पहुंच जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक जेना ने वो खिड़की खोल दी। जैसे ही वो खिड़की खोली सुबह होते ही फ्रैंक अपने घर वापस पहुंचता है, लेकिन बाहर भीड़ देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी बॉयड उसके घर से भागता हुआ बाहर निकला। आते ही उसने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर वो उसे घसीटता हुआ सीधा ऊपर कमरे में ले गया। ऊपर पहुंचते ही जो दृश्य उसके सामने था उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसकी पत्नी और बेटी को उस राक्षस ने चीर फाड़ कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अपने सामने का दृश्य देखकर फ्रैंक अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। बॉयड ने केनी को हुक्म दिया कि फ्रैंक को तुरंत जेल में बंद कर दिया जाए। इसके बाद हमें एक गाड़ी नजर आती है जिसमें पूरा एक परिवार अपनी छुट्टियां मनाने अपने सफर की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ा ही आगे आने पर अचानक उनका रास्ता एक बहुत बड़े गिरे हुए पेड़ ने रोक लिया। सब उस पेड़ को हटाने के लिए गाड़ी से बाहर निकले, लेकिन जिम नाम का आदमी समझ जाता है कि इतना भारी पेड़ हटाना नामुमकिन है। इसी दौरान उनके ऊपर अचानक कई कौवे मंडराना शुरू कर देते हैं। सब कौवे जोर जोर से चीखने लगते हैं जैसे कोई बहुत ही बड़ी आफत आने वाली हो। अपने सामने ये दृश्य देखकर सब घबरा जाते हैं, इसलिए सब दूसरे शॉर्टकट रास्ते यानी हाईवे के साथ दूसरे वाले रास्ते से जाने का फैसला करते हैं। वो बिना देर किए उसी रास्ते पर मुड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। वो शॉर्टकट लेते हुए उसी अजीब और रहस्यमयी टाउन में दाखिल हो जाते हैं। टाउन के बीच पहुंचते ही उन्होंने देखा कि लगभग सारे लोग कब्रिस्तान में एक जनाजे के लिए जमा खड़े थे। दरअसल वो सब फ्रैंक की पत्नी और उसकी बेटी को दफनाने जा रहे थे। जैसे ही सब लोगों ने वो गाड़ी टाउन के अंदर आती देखी, सबके चेहरों पर अजीब सा खौफ साफ नजर आने लगता है। जिम कुछ समझे बिना गाड़ी से उतरा और उनके पास जाकर हाईवे का रास्ता पूछने लगा, लेकिन किसी ने उसको मुंह तक नहीं लगाया। तभी बॉयड उसके पास आया और कहा कि आप इस टाउन में कैसे आ गए। जिम ने उससे कहा कि हाईवे पर एक बड़ा पेड़ गिरा पड़ा है, इसलिए हमें शॉर्टकट लेना पड़ा, लेकिन अब हम रास्ता भटक चुके हैं। क्या आप हमें दूसरी हाईवे का रास्ता बता सकते हैं? मगर उसे क्या पता कि इस टाउन में मौजूद हर शख्स को भी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता ही नहीं है। बॉयड ने बिना सोचे उससे झूठ बोला और कहा, सीधा चलते जाइए, थोड़ा ही आगे हाईवे का रास्ता मिल जाएगा। मुसीबत से अनजान जिम ने बिना सोचे अपनी गाड़ी स्टार्ट की और तुरंत वहाँ से आगे निकल पड़ा। जिम काफी देर तक गाड़ी चलाता रहा, मगर हाईवे उसे कहीं भी नजर नहीं आया। तभी सामने देखने पर उसकी पत्नी के होश उड़ गए, क्योंकि बिना कोई रास्ता बदले वो दोबारा फिर से उसी अजीब टाउन में पहुंच जाते हैं। वहाँ खड़ी एक लड़की से जिम ने पूछा, एक्चुअली हम हाईवे की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन हैरानी की बात वो उन्हें बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। ये देखकर जिम बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए एक बार फिर वो तेजी से आगे की तरफ निकल पड़े। उसकी पत्नी उससे कहने लगी, तुम्हें धीरे चलाना होगा जिम, वो मोड़ छूट जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद वो तीसरी बार फिर उसी टाउन में पहुंच जाते हैं। अब जिम को यकीन हो चुका था कि हो ना हो यहाँ कुछ तो बहुत गलत
गलत हो रहा है। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और इस बार उल्टे रास्ते की तरफ मोड़ पड़ा। दूर खड़े बॉयड और केनी ये सब देख रहे थे। उन्होंने तुरंत पूरे रास्ते में नुकीली कीलें बिछा दी। उधर जिम और उसका परिवार वापस निकल ही रहा था, तभी अचानक सामने से एक कार तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। जिम मदद मांगने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर देता है, मगर सामने वाली कार और भी तेज हो गई। टकराव से बचने के लिए जिम ने जैसे ही अपनी गाड़ी मोड़ी, वो सीधा जंगल में घुसकर तबाह हो गई। गाड़ी तबाह होते ही अंदर हालत बुरी तरह बिगड़ चुके थे। गाड़ी में मौजूद सब के सब बुरी तरह घायल हो चुके थे। उधर दूसरी गाड़ी से नशे में धुत आदमी बाहर निकला, जो लड़खड़ाते हुए टाउन की तरफ भागकर सबको एक्सीडेंट की खबर देता है। वहां मौजूद बॉयड तुरंत उन लोगों की तरफ दौड़ पड़ा। वहीं दूसरी कार से रॉबर्ट नाम का एक और आदमी बाहर निकला, जिसकी हालत पहले आदमी से भी बदतर थी। बॉयड भागता हुआ उसके पास आया और उसका हाल पूछा, मगर वो आदमी मानो पागल ही था। बॉयड ने बिना सोचे उसे हथकड़ी लगाई और कार के साथ बांध दिया। उसने किसी तरह करके जल्दी से जिम की गाड़ी का दरवाजा खोला और सीधा अंदर घुस गया, मगर अंदर मौजूद पूरा का पूरा परिवार बुरी तरह घायल पड़ा था। कुछ ही देर बाद बाकी लोग भी मदद के लिए वहां पहुंच जाते हैं। सबने मिलकर फंसे लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला। उधर जिम के बेटे ईथन की हालत देखते ही क्रिस्टी परेशान होकर बॉयड से कहने लगी कि इसका इलाज करने में कम से कम भी 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि अंधेरा होने में अब सिर्फ 40 मिनट ही बाकी बचे थे। अगर अंधेरा हो गया तो सबके सब राक्षस बाहर निकलकर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। लेकिन आगे से बॉयड ने सीधा कहा कि आज रात हमें ईथन का इलाज गाड़ी के अंदर ही करना होगा, मगर क्रिस्टी तुरंत मना कर देती है। तभी बॉयड ने वही पत्थर दिखाकर कहा कि अगर ये पत्थर हमारे पास है तो हमें कुछ भी नहीं होगा। इसलिए न चाहते हुए भी क्रिस्टी को मानना ही पड़ा। तभी जिम अपनी पत्नी के पास आया और आते ही उसने उससे कहा कि हमारा बेटा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। बॉयड ने उनसे कहा कि आप सबको टाउन में जाना होगा, रात बहुत करीब आ चुकी है। अगर गलती से भी कोई यहाँ अकेला फंस गया तो उसका जिंदा बचना नामुमकिन है। मगर जिम बेचारे को क्या पता कि रात होते ही यहाँ बहुत ही भयानक राक्षस लोगों को जिंदा चीर फाड़ डालते हैं। इसलिए यहाँ जिम अपने बेटे के पास रुकने का फैसला करता है, जबकि उसकी पत्नी और बेटी टाउन में जाने का फैसला करती है और जिम खुद गाड़ी के अंदर आ जाता है। रात भी धीरे धीरे सर पर आ चुकी थी। उधर बाकी सब लोग जब टाउन की तरफ बढ़ रहे थे, अचानक उनकी गाड़ी का टायर फट गया। जब उन्होंने गौर से देखा तो वही पुरानी नुकीली कीलें थीं जो पहले बॉयड ने खुद वहां बिछाई थी। टायर को फटता देखकर सब घबरा जाते हैं। केनी ने तुरंत सबको गाड़ी से बाहर निकाला और कहा कि जितना जल्दी हो सके सीधा उस पुरानी हवेली की तरफ भागो। उधर बॉयड ने जैसे ही गाड़ी पर वो पत्थर लगाया, जिम को शक हो गया कि शायद बॉयड उन्हें कैद करने वाला है, मगर आगे से बॉयड ने बताया कि ये सब तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तभी बाहर जंगल से जोर जोर से चीखने की आवाजें गूंज उठी। अचानक ईथन जोरदार झटकों से हिल उठा, जो उन राक्षसों के आने की निशानी थी। उधर हॉस्पिटल में वही नशे में धुत आदमी बेड पर पड़ा होता है, जिसकी कार जिम की गाड़ी से टकराई थी। उसके ठीक सामने एक लड़की सारा बैठी थी, वही लड़की जिसने पहले जिम को रास्ता बताने से साफ इनकार कर दिया था। अगले ही पल अचानक उसने चाकू उठाया और सीधा उसके गले में घोंप दिया। कुछ ही लम्हों में वो आदमी तड़पता हुआ वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। इधर जंगल में रात पूरी तरह छा चुकी थी और वो डरावने राक्षस भी धीरे धीरे गाड़ी को चारों तरफ से घेरने लगे। जैसे ही बॉयड ने बाहर झांक कर देखा तो वो राक्षस उनकी ही तरफ बढ़ रहे थे। उनकी जोर जोर चीखें उन्हें बाहर निकलने पर मजबूर करने लगी। वो बार बार कहते रहे कि हम तुम्हारी मदद करने को आए हैं, मगर बॉयड को पता था कि वो राक्षस ही हैं। जिम ने कहा कि हमें बाहर जाकर देखना चाहिए, शायद कोई हमारी मदद के लिए आया हो, लेकिन बॉयड ने उसे साफ साफ मना कर दिया। मगर जिम ने उसकी एक न सुनी और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। मौके पर बॉयड ने उसे कसकर पकड़ लिया। उधर बाकी सब लोग तेज बारिश के बीच हवेली की तरफ भाग रहे होते हैं। हवेली उनसे कुछ ही दूरी पर थी। भागते भागते अचानक रॉबर्ट का पैर फिसला और उसका सिर सीधा एक पत्थर से जा टकराया। टकराते ही वो वहीं पर बेहोश हो गया। बाकी लोगों ने किसी तरह करके उसे हवेली के दरवाजे तक ले आए। उन्होंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, मगर अंदर मौजूद एक आदमी ने सबको दरवाजा खोलने से साफ मना कर दिया। बाहर खड़े लोग काफी देर तक चिल्लाते रहे। वहीं जूली नाम की लड़की की नजर उनकी तरफ बढ़ते उन्हीं राक्षसों पर पड़ी। सामने खड़ा एक राक्षस जो जूली के दोस्त के रूप में था, उसने उसे अपने काबू में कर लिया। जैसे ही जूली उसकी तरफ बढ़ने लगी, तभी केनी ने तुरंत उस पर गोली चला दी, मगर उस राक्षस को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। अब उन सबकी मौत उनके सामने खड़ी थी। इससे पहले कि वो राक्षस उन्हें चीर डालते, खुशकिस्मती से उस हवेली का दरवाजा खुल गया। अंदर आते ही डोना, जो उस हवेली की मालकिन थी, उसने सबकी हिफाजत के लिए हुक्म दिया कि नए आए सब लोगों को बांध दिया जाए। उधर गाड़ी के अंदर बॉयड ने जिम के सामने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि हर रोज शाम 6 बजे से पहले हम सब अपने घरों में बंद हो जाते हैं, सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं और इस खास पत्थर को दरवाजे पर लटका देते हैं। इसी की वजह से वो खौफनाक राक्षस अंदर नहीं आ पाते। तभी उसे बाहर से जोर जोर की आवाजें सुनाई देने लगी, मानो अभी ही वो राक्षस अंदर घुस
कर उन्हें चीर फाड़ डालेंगे। उनकी भयानक चीखें सुनकर जिम के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सारा अभी भी मौजूद थी, लेकिन अब उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था। वो किसी अनजान और छुपी हुई ताकत से बातें कर रही थी, एक ऐसी ताकत जो उसके दिमाग पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमा रही थी। उधर जंगल में गाड़ी के अंदर क्रिस्टी ने किसी तरह करके ईथन की टांग से उस लोहे की रॉड को बाहर निकाल दिया। दर्द से ईथन तड़पने लगा, मगर उसके बाप ने वादा किया कि बस सुबह होने दो बेटा, फिर हम अपने घर वापस लौट जाएंगे। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। बॉयड और क्रिस्टी जानते थे कि इस टाउन में आना तो आसान है, मगर यहाँ से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। वहीं हॉस्पिटल में ड्यूटी पर मौजूद एक नर्स उस घायल आदमी को चेक करने ऊपर चली जाती है। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस नशेड़ी आदमी को किसी ने चीर फाड़ दिया था। घबराकर वो तुरंत बेसमेंट की तरफ भाग पड़ी। तभी उसके सामने दो खौफनाक राक्षस खड़े हो गए जो अब घर के अंदर घुस चुके थे। वो जल्दी से भागकर एक कमरे के अंदर घुस गई। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ और हमें जंगल दिखाया गया, जहाँ सब सही सलामत रात गुजार चुके थे। जैसे तैसे करके सब टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं। केनी जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर आया, सामने उसे तावीज नीचे गिरा हुआ दिखाई दिया। मतलब अंदर जरूर कुछ तो बुरा हुआ है। जैसे ही केनी अंदर आया, उसकी रूह कांप उठी। अंदर सबकी लाशें पड़ी थीं, यहाँ तक कि उन राक्षसों ने उसके बाप को बेरहमी से चीर फाड़ डाला था। अपने सामने का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। केनी अपने वालिद की लाश से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने सामने सबकी भयानक मौत देखकर जिम को भी यकीन हो गया कि बॉयड ने जो कुछ कहा वो सब सच था। मतलब रात होते ही वो खौफनाक राक्षस जंगल से बाहर आ जाते हैं। फिर हमें रात का मंजर दिखाया गया जहाँ जिम का पूरा परिवार उस हवेली में ही था। तभी जिम की पत्नी को एक बहुत ही भयानक सपना आने लगा। दूसरी तरफ डोना ने उस नशेड़ी आदमी रॉबर्ट को सब कुछ सच बता दिया और कहा कि इस टाउन में जैसे ही रात होती है, सब खौफनाक राक्षस बाहर निकल आते हैं और जिस घर पर भी वो हिफाजती पत्थर यानी तावीज ना लगा हो, राक्षस अंदर घुसकर सबको बेरहमी से चीर फाड़ डालते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जो भी इस टाउन में गलती से आता है, वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। ये सुनते ही रॉबर्ट जोर जोर से हंसने लगा। उसे ये सब कुछ मजाक लगने लगा। मजाक में वो साइकिल लेकर टाउन से दूर निकल पड़ा। एक जगह पर आकर उसे एक बंकर दिखाई दिया। जैसे ही वो उस बंकर के अंदर आया, साथ ही उसे एक पत्थर पर बना एक अजीब सा निशान दिखाई दिया, मगर वो डर के मारे एक पल भी घमाए बिना उल्टे पांव भाग निकला। वहीं कमरे की एक खिड़की से ईथन को बार बार एक लड़का खड़ा नजर आ रहा था। हैरानी की बात ये थी कि उसे कुछ लोग ही देख सकते थे। उस लड़के को बाहर खड़ा देखकर ईथन भी बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे विक्टर नाम का एक आदमी दिखाई दिया, जिसे सब लोग इस टाउन में पागल समझते थे। ईथन ने उससे उस सफेद कपड़े वाले लड़के के बारे में पूछा, मगर उसने उसे बताने से साफ साफ मना कर दिया। वहीं फादर खत्री, जो इस पूरे टाउन का पादरी था, जिम और उसके परिवार को रहने के लिए उसी घर में ले आता है, जहाँ जेना की एक गलती ने उसे और उसकी माँ को उन राक्षसों ने मौत की नींद सुला दी थी। उस घर का खौफनाक दृश्य देखते ही जिम की पत्नी के रोंगटे खड़े हो गए और उसने उस घर के अंदर रहने से साफ साफ मना कर दिया। मगर किसी तरह करके जिम ने उसे मना ही लिया, क्योंकि इस घर के अलावा पूरे टाउन में कोई और घर खाली बचा ही नहीं था। और अगर ये लोग मजबूरन बाहर या जंगल में रात गुजारने का फैसला करते, तो वो खौफनाक राक्षस उन्हें जिंदा चीर फाड़ डालते। थोड़ी देर बाद पूरे टाउन के लोग एक जगह जमा होते हैं। यहाँ एक पुराना कानून था, जो भी नया इंसान इस टाउन में आता, उसे फैसला करना पड़ता था कि या तो वो कॉलोनी हाउस में रहेगा या टाउन के किसी घर में। अब बारी आई जिम के परिवार की। जिम टबैथा और उनका बेटा ईथन टाउन वाला घर चुनते हैं, मगर जूली अपने माँ बाप से नाराज होने की वजह से कॉलोनी हाउस में रहने का फैसला करती है। उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने उनके साथ रहने से साफ साफ मना कर दिया। बॉयड ने उन दोनों से कहा कि मेरा बेटा एलिस कॉलोनी हाउस में ही रहता है, घबराने की कोई बात नहीं, वो तुम्हारी बेटी का ख्याल रखेगा। उधर अब फ्रैंक की सजा का समय आ चुका था। बॉयड ने उससे कहा कि आज रात तुम्हें पिंजरे में बंद किया जाएगा और इस बार तुम्हारे पास हिफाजती पत्थर भी नहीं होगा। जैसे ही रात होने लगी, फ्रैंक को उसकी सजा के तौर पर सबके सामने उस लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। इसके बाद हर कोई जल्दी से अपने अपने घर की तरफ चला गया। जैसे ही पूरे टाउन में रात चारों तरफ फैल गई, उस पिंजरे के अंदर बंद फ्रैंक के पास धीरे धीरे सब राक्षस उसकी तरफ बढ़ने लगे, जिसे देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक इसके बाद हमें वही बंकर दिखाया गया जहां पहले रॉबर्ट घुसा था। अब उस बंकर से अचानक एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में एक डिब्बा लिए बाहर निकलता है। बाहर आते ही उसे चारों तरफ इंसानी लाशें दिखाई देती हैं, जो इस जगह के राज को और ज्यादा गहरा कर देती हैं। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि विक्टर होता है। विक्टर के हाथ में वही डिब्बा होता है जो उसके पास पहले भी मौजूद था, जिससे साफ होता है कि वो इस टाउन में कई समय से फंसा हुआ है और अभी भी वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। उधर टाउन में सुबह होते ही बॉयड जैसे ही उस पिंजरे के पास आया, उसकी
रूह कांप उठी। उन राक्षसों ने बेचारे फ्रैंक को चीर फाड़ कर रख दिया था, जिसे देखकर बॉयड को बहुत दुख हुआ, क्योंकि अपने सामने उसने टाउन का एक और आदमी खो दिया था। न चाहते हुए भी वो फ्रैंक की लाश को दफनाने निकल पड़ा। फ्रैंक की लाश को अपने सामने से जाता देखकर टबैथा और जिम को भी अब समझ आ गया कि यहाँ राक्षस सच में मौजूद हैं। पहले उन्हें लगा था कि शायद टाउन वाले सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं, मगर अब उन्हें असल सच का अंदाजा हो चुका था। टबैथा जिम से कहने लगी कि इस जगह से जल्दी निकलना जरूरी है, वरना हम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएंगे। उधर ईथन अपने घर में मौजूद ही था, तभी वही आदमी विक्टर आकर उसे बाहर बुलाने लगा। बाहर आते ही विक्टर ने उससे कहा कि अब वो समय आ चुका है, अब हमें उस सफेद कपड़े वाले लड़के को ढूंढना ही होगा। ईथन भी उसकी बातों में आ गया और बिना सोचे उस घने खौफनाक जंगल में उसके साथ चल पड़ा। जाते जाते विक्टर उसे बताता है कि जब वो उसकी उम्र का था तब से उसने उस लड़के को देखा था। समय गुजरते गुजरते फिर अब तक वो उसे दिखाई नहीं दिया। वो आगे बढ़ ही रहे थे, तभी अचानक उन्हें सामने कुछ दिखाई दिया, जो कोई और नहीं बल्कि वही सफेद कपड़ों वाला लड़का था। वो दोनों उसका पीछा करते करते एक पुराने से पेड़ के पास पहुंच गए। विक्टर ने जल्दी से नीचे गिरा हुआ एक पत्थर उठाया और उस पर एक स्माइल इमोजी बनाकर उसे उस पेड़ के अंदर फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने वो पत्थर फेंका, उसके ठीक 5 सेकंड बाद वो पत्थर ऊपर से नीचे आ गिरा। विक्टर ईथन को बताता है कि वो सफेद कपड़ों वाला लड़का उसे हमेशा ऐसे ही पेड़ों की तरफ लेकर आता है और जो भी चीज इस पेड़ में डाली जाए वो वापस ऊपर से नीचे आकर गिरती है। लेकिन ये वाला पेड़ उसने पहली बार देखा था, मगर इन सब पेड़ों के बारे में पूरे टाउन में से किसी को भी पता नहीं है। उस पेड़ को देखते देखते विक्टर का सर अचानक चकराने लगा। इसी के साथ उसे अपना पुराना समय याद आने लगा। यहाँ हमें पता चलता है कि वो काफी अरसे से इस टाउन में कैद है। जब वो छोटा था तब इस टाउन के चारों तरफ लोगों की लाशें पड़ी होती थीं। मतलब जो भी यहाँ गलती से इस टाउन में आया वो सब के सब रातों रात ही मारे गए। यही नहीं, वो सफेद कपड़े वाला लड़का भी उसे हर रोज दिखाई देता रहा। इसी बीच ईथन के माँ बाप भी उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं। आते ही उन्हें अपना बेटा ईथन मिल गया। उसके साथ विक्टर को देखते ही जिम का गुस्सा फूट पड़ा, मगर विक्टर के पास गन थी, इसलिए न चाहते हुए भी उन्हें वहाँ से जाना ही पड़ा। उधर सब लोग जब खाना खा रहे थे, इसी बीच जिम के परिवार को एक लड़की खाना देने आई, वही लड़की सारा, जो पहले कई लोगों की जान ले चुकी है। जैसे ही उसने उन्हें खाना दिया, अचानक उसे जोरदार दर्द होने लगा। तभी उसके बाजू पर कुछ लफ्ज धीरे धीरे उभरने लगे। वो लफ्ज था किल द बॉय, मतलब जिम के बेटे ईथन को मार दो। यही हमें पता चलता है कि सारा जब भी उन बुरी ताकतों की बात नहीं मानती, उसे लगातार दौरे पड़ने लगते हैं। इसी वजह से वो मजबूरी में उनकी बात मानती रही। उन्हीं ताकतों के कहने पर उसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब वही ताकतें उससे ईथन को मारने का हुक्म दे रही थीं, क्योंकि ईथन ने कोई ऐसा राज जान लिया था जिसकी वजह से वो ताकतें उसे खत्म करने पर तुली हुई थीं। इसके बाद हमने देखा कि पूरे टाउन के लोग किसी भयानक खौफ की वजह से बाहर इकट्ठा खड़े थे। सब अपने सामने विक्टर को ही घूर घूर कर देख रहे थे, जो लगातार जमीन में कब्रें खोद रहा था। उसने पहले से ही कई कब्रों का ढेर लगा दिया था, मतलब विक्टर पहले से ही किसी बड़े खतरे की तैयारी कर रहा था। उधर वही लड़की सारा जब हॉस्पिटल से अपने घर जा रही थी, तभी उसके पास उसका अपना भाई फ्रेडी आ गया। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रेडी अपनी बहन के बारे में सब कुछ जानता है। उसे ये भी पता था कि उस दिन हॉस्पिटल में जो भी मरा, उन्हें सारा ने ही मारा था। वो उससे सच पूछने की कोशिश करता है कि वो सब लोगों की जान क्यों ले रही है, लेकिन सारा ने उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। दूसरी तरफ फ्रेडी ने फादर खत्री को सारा के बारे में सारा सच बता दिया। ये सुनते ही फादर खत्री की रूह कांप उठी। दोनों जल्दी से सारा को रोकने के लिए दौड़ पड़े। उधर सारा ईथन को अपने काबू में करने में लगी थी। फिर उसने चालाकी से टबैथा यानी जिम की पत्नी को एक कमरे में कैद कर दिया। मौके का फायदा उठाकर वो ईथन की जान लेने ही वाली थी। तभी अचानक फ्रेडी वहाँ पहुँच गया। फ्रेडी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर सारा ने उसकी एक न सुनी, क्योंकि अगर उसने ईथन को ना मारा तो वो सब हमेशा के लिए यहाँ फंस जाने वाले थे। मौके पर फ्रेडी ने तुरंत अपनी बहन को पकड़ लिया। ईथन तो किसी तरह जान बचाकर भाग निकला, मगर दोनों की हाथापाई में गलती से सारा के हाथ से वो चाकू सीधा फ्रेडी की गर्दन पर जा लगा, जिससे फ्रेडी वहीं पर ढेर हो गया। उधर जिम की पत्नी भी जान लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करती रही, मगर बाहर से दरवाजा मजबूती से बंद था। इस घटना के बाद पूरे टाउन में अफरा तफरी मच गई। उधर जिम को जैसे ही पता चला, वो भागता हुआ सीधा वेयर हाउस में आ पहुंचा। उसने तुरंत दरवाजा खोला और अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया। खुशकिस्मती से ईथन भी बिल्कुल ठीक था, मगर उनकी बदकिस्मती ये रही कि फ्रेडी अपनी जान से हाथ धो बैठा। फादर खत्री भी उसे ढूंढते ढूंढते थक गए, मगर सारा कहीं भी नहीं मिली। इस हमले के बाद अब जिम को टाउन के सब लोगों पर शक होने लगा। उसने माना कि सब लोग उसके परिवार को जान से मारना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट पूरे टाउन से हर काम की इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देता है। दरअसल रॉबर्ट यहाँ से निकलने के लिए कुछ ऐसी चीज बनाने वाला था जिसकी मदद से वो सब के सब यहाँ से बाहर निकल सकते थे। इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। अगले पार्ट में न सिर्फ इस टाउन के और भी हैरान कर देने वाले राज ही सामने आएंगे, बल्कि कुछ ऐसे वाकयात भी होंगे जो सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर इस टाउन से बाहर निकलने का कोई रास्ता है या नहीं, तो अगले पार्ट को देखने के लिए इस वीडियो के कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा।